Dr. Sangamitra is associated with Assam Cancer Care Foundation. She is the lead in palliative care there. She has completed her MSc Palliative Medicine from Cardiff University, UK in 2017. She is also a volunteer of Arjuvin Healthcare Foundation, an active IAPC National Faculty since 2010, and a national trainer for National Health System Resource Center, and a very active member of various palliative care associations and a close friend of Pallium India. Welcome, ma'am. Welcome to the session, and over to you. थैंक यू सो मच सिनिया, और सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, और साथ में बहुत सारे अपॉलॉजीज, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई ज्वाइन करने में। जब कंप्यूटर का प्रॉब्लम सामने आ जाता है तो हम लोग सब लोग उसके सामने पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन। थोड़ा सा हम देखते हैं कि आज एथिक्स और एंड ऑफ लाइफ केयर में हमें क्या जानना चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ मैं आपको नहीं बोल पाऊंगी, थोड़ा सा हिंदी में कोशिश करूंगी। बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है मेरी हिंदी, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगी। तो एवरीबडी कैन सी माय स्क्रीन? Yes, ma'am. It's clear. ओके। तो मैं चाहूंगी आप लोग अपना इनपुट्स चैट बॉक्स में शेयर करें, या तो आप अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं। और अगर किसी भी टाइम पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो उसको डेफिनेटली उसी वक्त पूछ लीजिए, बिकॉज मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा लंबा है। और एंड ऑफ लाइफ केयर और एथिक्स में बहुत ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज शामिल है। इस वजह से बहुत ज्यादा मैं मेडिसिन के ऊपर नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हम एंड ऑफ लाइफ में अपने आप को किस तरह से पेशेंट के साथ हम किस तरह का रिएक्शन देते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को समझने में हमारा रोल क्या होना चाहिए, हमें किस तरह का बिहेवियर लेना चाहिए, और उनकी एक्सपेक्टेशंस को हमें किस तरह से फिलअप करना चाहिए। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आज समझना। और एज अ नर्स आप लोग जब इस बहुत ज्यादा सेवा भाव वाले प्रोफेशन में है, मैं समझती हूँ नर्सिंग इज मोर इम्पोर्टेंटली डेडिकेशन, यू नो। इस वजह से मैंने सेवा भाव के बारे में बोला है। और अगर हम लोग के अंदर ये इस चीज को लेकर के मीन्स थोड़ा सेंसिटिविटी नहीं रहेगा, तो हम लोग सिर्फ मेडिसिन में ही सीमित रह जाएंगे। उसके आगे बढ़ के हमें पैलिएटिव केयर के अंदर में क्या क्या करना चाहिए, वो चीज मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो एथिक्स में मैं पहले लेना चाहूंगी। एथिक्स और एंड ऑफ लाइफ केयर में बहुत ज्यादा समानता है, बहुत ज्यादा लिंक है। तो पहले अगर हम थोड़ा सा एथिक्स के बारे में जान लेंगे कि पैलिएटिव केयर के एथिक्स क्या है, वो हमें किस तरह से ये जो 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है एथिक्स के, इन प्रिंसिपल्स के बीच में रहकर हम किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं, और अल्टीमेटली जो हमारा एम है हमारे पेशेंट्स को सबसे अच्छा केयर देने का, वो हम किस तरह से फिलअप कर सकते हैं, वो चीज हम थोड़ा सा जानेंगे। और फिर सेकेंड पार्ट में एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में जानेंगे। और एंड ऑफ लाइफ केयर में एज अ नर्स, अगर आपके पास में ऐसा एक पेशेंट है, आपके वार्ड में है, आपके पड़ोस में है, या अगर आप किसी होम केयर में काम कर रहे हैं, तो होम केयर में जाने के टाइम पे आपका पेशेंट एंड ऑफ लाइफ में है, तो उसको आप किस तरह से पहचानेंगे कि वो इस स्टेज में पहुंच चुके हैं वो पेशेंट, और उसका केयर प्रोसेस कैसा होना चाहिए। और साथ साथ में आप कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस वक्त पेशेंट के साथ, पेशेंट के केयर गिवर्स के साथ में। तो ये सारा कुछ मैंने आज आपके लिए तैयार किया है थोड़ा बहुत। सो डेफिनेशन है कि
जो हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो एक मॉरल कोड ऑफ बिहेवियर के अंदर आता है। अगर मैं मॉरल कोड ऑफ बिहेवियर कहती हूँ तो इसका मतलब ये है कि हम जो जैसा हम व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ, अगर हम काम पे जाते हैं, हॉस्पिटल में, हमारे कोलीग्स के साथ में, तो वो एक हम एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं हर एक बिहेवियर में। बच्चे के साथ में बच्चे जैसा बिहेव करना है, या बड़ों के साथ में बड़ों जैसा बिहेव करना है। तो हमारे दिमाग के अंदर, हमारे जहन के अंदर में एक हमने रूल गाइडलाइन बनाया हुआ है जो हमारे अंदर वो नेचुरली आ गया है। ओके, तो यही चीज हमने एथिक्स में लेके आना है, क्योंकि हम अगर ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा गाइडलाइन अपने दिमाग में नहीं रखेंगे कि हमारे पेशेंट के साथ में हमें ये बोलना है और ये नहीं बोलना है, तो इस गाइडलाइन के अगर हम नहीं चलते हैं तो हम हमेशा एक प्रॉब्लम में हम पड़ जाने के हमारे चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो एथिकल प्रिंसिपल्स भी दिस आर ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो एक मॉरल अकाउंट में आता है, जो एक गाइडलाइन और एक फ्रेमवर्क के अंडर में आता है, और वो हमारे जनरल वैल्यूज को, कॉमन मॉरल वैल्यूज को वो अंडरलाइन एक फ्रेमवर्क देता है। तो यही चीज हम एथिकल प्रिंसिपल्स कहते हैं, और ये प्रिंसिपल्स जनरली मेडिसिन में या मेडिकल फ्रेटर्निटी में, नर्सिंग फ्रेटर्निटी में हमेशा ये प्रिंसिपल्स फॉलो किया जाता है। तो ये प्रिंसिपल्स क्या क्या है? तो 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, और यही प्रिंसिपल्स हम सिर्फ पैलिएटिव केयर में ही नहीं, बल्कि हर एक मेडिकल स्पेशलिटी में, या हर एक पूरा मेडिसिन एज अ होल, मेडिसिन, नर्सिंग एज अ होल, उसमें हम ये इन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला है पेशेंट ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब हिंदी वर्ड मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की। अगर एक पेशेंट है जो वो कहता है कि मुझे आज सलाइन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। वो पेशेंट इस तरह का एक आपको कहता है कि मुझे नहीं लेना है, तो अगर वो एक अपनी इच्छा जता रहा है और वो आपको एक रीजन दे रहा है, एक आपको कारण दे रहा है कि मैं इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो आपको उस सिग्नल को पकड़ना है कि ये पेशेंट क्या चाहता है। तो हमारे पैलिएटिव केयर के प्रैक्टिस में हम पेशेंट के ऑटोनॉमी को, पेशेंट के इस इच्छा को हम बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बहुत ज्यादा हम इस चीज का ख्याल रखते हैं कि पेशेंट को क्या चाहिए एक्चुअली में। क्योंकि हमारे पैलिएटिव केयर के पेशेंट्स बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं, उनका शायद टर्मिनल ऐसा कुछ डिजीज हो गया है, ऐसी कुछ बीमारी हो गई है जिसकी वजह से शायद पेशेंट बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तो उन पेशेंट्स को हम चाहते हैं कि उनके हिसाब से हो। तो वही चीज, इसी चीज को हम ये भी चाहते हैं कि उसकी फैमिली मेंबर्स भी समझें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पेशेंट ये कह रहा है कि मुझे आज सलाइन नहीं लेना है क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, और उसकी फैमिली मेंबर वहां पे, मान लीजिए पेशेंट की बीवी बैठी हुई है, और बीवी कहती है कि अगर वो मेरे हस्बैंड सलाइन नहीं लेंगे तो इनका तो आज तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं डॉक्टर साहब आप प्लीज इनको सलाइन दे दीजिए। तो पेशेंट के अगेंस्ट में जाके वो कह रही है, लेकिन वो चाहती है कि ये कुछ अच्छे के लिए कह रही है, लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि पेशेंट ने ऐसा मना क्यों किया है। तो इस पेशेंट के प्रेफरेंस को, पेशेंट की इच्छा को क्या उनकी फैमिली मेंबर्स, या तो इस पेशेंट इस पेशेंट की जो वाइफ है वो क्या समझ रहे हैं इस बात को पूरी तरह से? अगर नहीं समझ रहे हैं तो क्या हमने अपनी तरफ से कोशिश की है उनको समझाने की कि पेशेंट की ये विश है, ये ऑटोनॉमी है, ये एक राइट है पेशेंट का, जो सबको समझना चाहिए, वो जो सबको लेना चाहिए।
तो इस प्रैक्टिस को, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को सबसे ऊपर रखा गया है चारों प्रिंसिपल्स के अंदर, और उसको कहते हैं पेशेंट ऑटोनॉमी। तो व्हाट डज द पेशेंट वांट, पेशेंट क्या चाहता है? डज द फैमिली अंडरस्टैंड द पेशेंट प्रेफरेंस, क्या फैमिली को पता है कि पेशेंट के प्रेफरेंसेस क्या है, पेशेंट क्या चाहता है? यही चीज पेशेंट ऑटोनॉमी बिल्डअप करता है। सेकेंड वाला हो गया बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब विल इट बेनिफिट द पेशेंट, तो आप जो पेशेंट के लिए काम कर रही हैं वो क्या पेशेंट को बेनिफिट दे रहा है या आप उसको ऐसे ही कर रहे हैं? ठीक है, तो हम जो भी करते हैं वो हमेशा ये दिमाग में रख के करते हैं कि ये हमारे पेशेंट को अच्छा करेगा, ये हमारे पेशेंट के सफरिंग को कम करेगा, ये हमारे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीने के स्तर को और ज्यादा ऊपर करेगा। तो उसको कहते हैं बेनिफिट, बेनिफिशियंस, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस। तो क्या ये हमारा कोई एक्शन जो हम ले रहे हैं वो पेशेंट को बेनिफिट कर रहा है, वो है सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल में आ गया नॉन मैलिफिशंस। नॉन मैलिफिशंस, मैल का मतलब होता है बुरा, MAL, मैल का मतलब बुरा। और जब हम नॉन मैलिफिशंस कहते हैं इसका मतलब हम बुरा नहीं करना चाहते हैं। एक तरफ हो गया बेनिफिशियंट जिसमें हम बेनिफिट करना चाहते हैं पेशेंट को एक अच्छा लाइफ देना चाहते हैं, एक अच्छी एक स्तर से ऊपर की तरफ लेना चाहते हैं। और दूसरी ही तरफ तीसरा प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि हमें पेशेंट के लिए बुरा कुछ नहीं करना चाहिए, कोई चीज ऐसी नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पेशेंट को हार्म हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी पेशेंट के लिए आपको कहा कि वो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसके हाथ में स्वेलिंग हो गया है, वो सलाइन नहीं लेना चाहता है। तो कई बार हमने नर्सिंग होम्स में देखा है, कई बार मैंने भी बीच में मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैंने भी देखा था कि मेरा हाथ स्वेलिंग हो गया है और जो नर्स है वो सुनती नहीं है मेरी बात। मैं बोला बेटा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, आप इसमें मत दो, दूसरे जगह में दो। नहीं नहीं मैम, आपको इस जगह में तो वो एनेस्थीसिया के नाम में देंगे, इसलिए आपको इसी हाथ में लेना पड़ेगा। तो ये चीज पेशेंट को हार्म कर रहा है क्योंकि मेरे पेशेंट की स्वेलिंग को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ऐसा बहुत कम होता है लेकिन कभी कभी हमें देखने को मिल जाता है ये चीज कि पेशेंट के मना करने के बावजूद भी वो थोड़ा सा हो रहा है और वो अननोइंगली या अनजाने में वो हार्म कर रहा है पेशेंट को। और इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं नॉन मैलिफिशियंस। तो हमारे किसी भी काम से, किसी भी एक्शन से, ट्रीटमेंट से, किसी भी ट्रीटमेंट ऑप्शन से, किसी भी दवाई से क्या पेशेंट को कोई हार्म हो सकता है, इस चीज को हमने हमेशा ध्यान में रखना है। और वो हमारा ये तीसरा प्रिंसिपल है। और सबसे लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है हम क्या किसी भी काम को हम जब कर रहे हैं उसको हम कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं, हम उसको कितना एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जहां मान लीजिए 2 लोग हो गए, एक पेशेंट शायद कुछ ही घंटों का मेहमान है लेकिन एक पेशेंट अभी अभी आ रहा है एक्सीडेंट होकर के, और हम जानते हैं कि अगर हम इस पेशेंट को हम आईसीयू में डाल देते हैं तो आईसीयू के केयर की वजह से इस पेशेंट को कॉन्शियसनेस आ जाएगा, वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकेगा। लेकिन अगर हम हमारे पास सिर्फ एक ही आईसीयू बेड है और हम दूसरे पेशेंट को जो अभी शायद कुछ ही घंटों का मेहमान है, हम जानते हैं कि वो कुछ ही घंटों का मेहमान है, फिर भी हमने उस इम्पोर्टेंट आईसीयू बेड को हमने इस पेशेंट को दे दिया जो कुछ ही घंटों का मेहमान है, तो शायद हम ये बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, शायद ये जस्टिफाइड नहीं होगा क्योंकि हमारे पास रिसोर्स जो है वो बहुत कम है। और इस कम रिसोर्स में ही हमने जस्टिफाई करना है कि हम कौन से पेशेंट को प्रायोरिटी में रखेंगे, कौन से पेशेंट को हम ये इम्पोर्टेंस देंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद जिस पेशेंट को इस रिसोर्स की वजह से एक नई जिंदगी मिलनी होगी उसको नहीं मिल पाएगी। तो ये चौथा हो गया जस्टिस। तो हमेशा ये 4 प्रिंसिपल्स आप लोग हमेशा याद रखिएगा और यही चीज है जो हमें
हमें हमेशा एक अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन देता है, अच्छे एक मेडिकल करियर बनाने के लिए हमें एक गाइडेंस की तरह हेल्प करता है। तो यही चीज है जिसमें हमें ये करना है। ओके, तो ये 4 प्रिंसिपल्स हो गए। अभी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स लेके हम देखते हैं कि हम जैसे ये 4 प्रिंसिपल्स हो गए। कभी कभी क्या होता है कि 2 प्रिंसिपल्स एक साथ आड़े आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, पेशेंट का ऑटोनॉमी है। हेलो, हाँ, पेशेंट की ऑटोनॉमी है और पेशेंट चाहता कुछ है और हम करते कुछ है। तो हम चाहते हैं कि उसका अच्छा हो, लेकिन एट द सेम टाइम पेशेंट नहीं चाह रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करते हैं हमें किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो ये सिचुएशन जो है, तो हमें ऐसे एक प्रॉब्लम में हमें लाके खड़ा कर देता है, जहां पे हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस रास्ते पे हमें चलना चाहिए, कौन सा डिसीजन लें ताकि पेशेंट को भी अच्छा हो, पेशेंट का भी अच्छा हो, और जो है हम भी अपने प्रिंसिपल के हिसाब से चलें और हमारा भी काम खराब ना हो। तो ऐसे सिचुएशंस को हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं एथिकल डायलेमा। डायलेमा का मतलब होता है एक ऐसे सिचुएशन जहां हम समझ नहीं पाते हैं, हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे डायलेमा सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए, वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इन प्रिंसिपल्स का कैसे हम करते हैं, वो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो सबसे पहला है पेशेंट ऑटोनॉमी, जिसमें पेशेंट इज इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग। ये पैलिएटिव केयर में बहुत ज्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं इस चीज को। जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब पेशेंट के बारे में कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं, पेशेंट का कुछ डिसाइड कर रहे हैं, तो ये हमेशा हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि पेशेंट भी इन्वॉल्व हो उसमें, क्योंकि एक वो उसका शरीर है, वो अपने शरीर को हमारे, मान लीजिए मैं अपने बारे में अगर बोलती हूँ, तो मेरे शरीर को मेरे से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। मुझे क्या अच्छा लग रहा है, ठंड कब लग रही है, ज्यादा गर्मी कब लग रही है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन मान लीजिए एसी चल रहा है और एसी को मेरे साथ में दूसरा कोई बैठा हुआ है जो कह रहा है कि मुझे तो भाई 18 में पसंद है, और 18 में मुझे लग रहा है कि मैं तो शिमला में बैठी हुई हूँ। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए, तो अगर मैं पेशेंट हूँ और मैं कह रही हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये बहुत ज्यादा ठंड है, तो हम जो दूसरा बंदा है, जो मेडिकल प्रोफेशनल है, उसको ये समझना पड़ेगा कि इस पेशेंट को इस वक्त इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, और हमें उस डिसीजन लेने के पहले उनको ये बताना जरूरी है, उनको भी लेना इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेना जरूरी है कि भाई आप बताओ कि आपको क्या हमने जो आपके लिए डिसीजन लिया है या लेने वाले हैं, उसमें आपको कोई कुछ ठीक नजर आ रहा है, या आपको इसमें कोई बदलाव चाहिए। तो ये डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, और वो पैलिएटिव केयर में हम हमेशा फॉलो करते हैं। लेकिन जब मान लीजिए पेशेंट ऐसे अवस्था में हो जहाँ वो अनकॉन्शियस हो गया हो, या वो वेंटिलेटर में हो, या मान लीजिए वो ऐसा नहीं बोल पा रहा है, छोटा बच्चा हो गया, तो उसमें पेशेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर है, जो पेशेंट का रिप्रेजेंटेटिव है मान लीजिए, तो वो उनके हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं। तो ये चीज पेशेंट ऑटोनॉमी में आ जाती है। अभी मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। ये एक पेशेंट है, उसका एक बहुत बड़ा सा ट्यूमर है, आपको जैसे दिख रहा है। पेशेंट के राइट साइड में एक ट्यूमर है बहुत बड़ा सा, और उसका फिस्टुला बन गया है, जो हम लोग ओरोक्यूटेनियस फिस्टुला कहते हैं, जो बिल्कुल चीक के आर पार हो चुका है वो फिस्टुला, और बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन है। लेकिन जब डॉक्टर ने इनको देखने के बाद में उनका डिसीजन ये हुआ कि भाई इनका तो हम अच्छे से ऑपरेशन कर सकते हैं, और इस ट्यूमर को हम निकाल के काट के फेंक सकते हैं, और फ्लैप कर सकते हैं, और बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे पेशेंट की लॉन्जिविटी बहुत अच्छा हो जाएगा। पेशेंट ये कैंसर फ्री हो सकते हैं, क्योंकि कोई मेटास्टेसिस का कोई इसमें हम लोगों को नोड्स वगैरह नजर नहीं आ रहा है। अभी इसकी वजह से
सबसे पहला स्टेप जो है वो है एक राइल्स ट्यूब लगाना या तो एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाना। ठीक है, ये आपने हमेशा, जो लोग कैंसर के उसमें हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने ऐसा केसेस देखे ही होंगे पक्का। हमारे नॉर्थ ईस्ट में, मैं नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करती हूँ, असम में रहती हूँ, हमारे नॉर्थ ईस्ट में 39% इंडिया में जितने भी हेड एंड नेक कैंसर्स हैं 39% हमारे नॉर्थ ईस्ट में दिखने को मिलता है। इसलिए एवरी 4th-5th पेशेंट जो मैं देखती हूँ उनमें हमेशा एक ऐसा ट्यूमर वाला पेशेंट हमेशा रहता है। नाउ इस पेशेंट को डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ठीक हो सकता है पेशेंट, उसकी हम आयु बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम जो है वो हमको एक राइल्स ट्यूब डालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बाकी का प्रोसेस हम कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट को डर लगता है या क्या होता है पता नहीं, पेशेंट रिफ्यूज कर देता है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, हमें कैसे इस चीज को क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि ऑटोनॉमी जो है, वो पेशेंट क्या चाहता है, उस चीज को हम बहुत ज्यादा हमने इंपॉर्टेंस दिया है, बहुत गुरुत्व दिया है, लेकिन पेशेंट यहाँ पे मना कर रहा है। हम जानते हैं कि पेशेंट को अगर हमने राइल्स ट्यूब दे दिया तो बाकी का जो डॉक्टर को प्रोसेस करना होगा, ऑपरेशंस करने होंगे, जो स्कैन करना होगा या बायोप्सी करना होगा, जो भी करना होगा वो सारा कुछ इजी हो जाएगा। क्योंकि जब हम उसको राइल्स ट्यूब डाल देंगे तो पेशेंट का न्यूट्रिशन भी जाएगा, वो अच्छे से एटलीस्ट लिक्विड्स जो है वो खा पाएगा, उसका ओरल केयर हम कर सकते हैं, उसके ट्यूमर का केयर कर सकते हैं, पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट ये रिफ्यूज करता है। तो इसमें हम आगे ऐसे पेशेंट्स में हमने क्या करना है, सबसे पहली बात हमें एक इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल लेना है। इसका मतलब ये है कि आपने पेशेंट को जो भी राइल्स ट्यूब के बारे में था, राइल्स ट्यूब हम क्यों लगा रहे हैं, राइल्स ट्यूब के फायदे क्या क्या होंगे, राइल्स ट्यूब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पेशेंट को देना है। देने के बाद में, उसके बाद पेशेंट अगर फिर भी रिफ्यूज करता है तो उसका एक इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल लेना है। अब इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहला चेक अंडरस्टैंडिंग। पेशेंट को आपने जो भी ज्ञान दिया राइल्स ट्यूब के बारे में, क्या उसको समझ में आया, उसको आपने चेक करना है। आपको पूछना है कि आपको क्या समझ में आया, आप बताओ क्या समझ में आया। अगर पेशेंट बात नहीं कर पा रहा है, लिख सकता है तो लिखने के लिए बोल दीजिए। अगर ऐसा पेशेंट है जो नहीं लिख पाता है तो उसको इशारों से पूछिए कि क्या समझ में आ रहा है। तो शायद पेशेंट आपको अपने एक्सप्रेशन से आपको बता देगा कि मुझे डर लग रहा है, क्या अगर ऐसा भी हो सकता है कि मैं ट्यूब मेरे अंदर चला गया और पता नहीं कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला गया, लंग्स में चला गया, पेशेंट को पता ही नहीं है कि वो हम पेट में डालते हैं। ठीक है, उनको तो ये समझ में आता है, नॉर्मल कोई भी आदमी हो जाए, ठीक है, जिनको एनाटॉमी पता नहीं है, जो नॉन मेडिको है, उसको यही लगेगा कि नाक से चला जाएगा, पूरा पता नहीं कहाँ चला जाएगा, मैं तो साथ साथ में मर जाऊंगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यू चेक द अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या है पेशेंट की, अच्छे से पूछिए उनको। अगर बताते हैं कि मेरे ये चीज है प्रॉब्लम, तो उसके बाद में उसके रीजंस को एक्सप्लोर कीजिए। देखिए वो क्यों डर रहे हैं, वो किस वजह से वो चाहते नहीं है कि राइल्स ट्यूब लगाना हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट के पास पैसा नहीं है, पेशेंट ये सोच रहा है कि अगर मैं ट्यूब लगा लूंगा तो ट्यूब में मेरे को हमेशा पानी जैसा या जूस जैसा ही हमको पीना पड़ेगा, तो मेरे घर में तो ऐसा कोई नहीं है जो मेरे को हेल्प कर सके, तो मैं कैसे करूंगा। तो ये सारी चीजें हमने एक्सप्लोर करना है। वी हैव टू फाइंड आउट कि असल में पेशेंट के दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, फिर नंबर 3, ये दोनों चीजें जानने के बाद में आप उसको काउंसिल करेंगे। कैसे काउंसिल करेंगे, काउंसलिंग का ये मतलब नहीं है कि आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम लेके देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको काउंसलिंग उन पॉइंट्स पे करना है जिन पॉइंट्स पे पेशेंट को डर लगता है,
और जिन पॉइंट्स पे पेशेंट ये कहता है कि मेरे घर में कोई नहीं है मुझे देने के लिए, उसका तोड़ क्या है, उसका कोई सोल्यूशन क्या आप निकाल सकते हैं, उन चीजों के ऊपर में आप जब पेशेंट के साथ उस सोल्यूशन को निकालने में बात करते हैं, उसको कहते हैं काउंसलिंग। ठीक है, तो आप इन 3 स्टेप्स के बाद में, काउंसलिंग करने के बाद में भी जब पेशेंट कहता है कि नहीं भाई मैडम आपने जो भी कहा सब कुछ ठीक कहा, आपने जो समझाया मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद राइल्स ट्यूब नहीं लूंगा, मैं नहीं लेना चाहता। आपको अभी समझ में आ रहा है कि आपके सब कुछ करने के बाद भी पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है, तो भी आपको पेशेंट को सपोर्ट करना है। अगर पेशेंट आपके डिसीजन के साथ एग्री नहीं करते हैं, फिर भी आपको पेशेंट के साथ सपोर्ट में रहना है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ऐसा मत समझिए कि मुझे गुस्सा आ गया है, आप नहीं ले रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो मुझे गुस्सा आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आज आप घर जाइए, आप आराम कीजिए, आपको दूसरा कोई मेडिसिन चाहिए तो आप ये लेके जाइए, लेकिन आप कल परसों में फिर से वापस आइएगा, हम हैं आपको हेल्प करने के लिए। जब आप वो दरवाजा खुला रखते हैं तो पेशेंट वापस आता है आपके पास में आकर के। मेरे 15 साल के करियर में मैंने ऐसा 1000 बार होते देखा है कि वो रिफ्यूज करता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद में वापस आके मुझे ये कहता है कि मैम आप जो कह रही थी वो बिल्कुल ठीक था, मैं आपकी बात को मानूंगा और मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस चीज को हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल। और रिफ्यूज करने के बावजूद भी एक ऐसा पॉइंट हमेशा आता है, एटलीस्ट 1 हफ्ता हो, 10 दिन हो, पेशेंट वापस आता है आपके पास में, आकर के आपको कहता है कि मुझे लेना है। ठीक है, तो ये एक पेशेंट ऑटोनॉमी का एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो है वो है बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब है डू गुड, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करना, पेशेंट को बेनिफिट करना, पेशेंट आपके काम के हिसाब से पेशेंट को बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो है बेनिफिशियल। और उसके लिए ये एक एग्जांपल है, एक 20 साल का छोटा बच्चा है और अगर आप लोगों को पता है एक बहुत भयानक सा एक बोन ट्यूमर होता है जिसको कहते हैं ऑस्टियोसार्कोमा, और ऑस्टियोसार्कोमा उसके फीमर के लोअर एंड में हो गया है। जैसे आपने देखा, आप देखिए बहुत बड़ा ट्यूमर है ये, और ट्यूमर तो बड़ा है ही, साथ में लंग्स में मेटास्टेसिस हो गया है, लंग्स में फैल चुका है, बहुत ज्यादा सीवियर एनीमिया है, शायद 5 हीमोग्लोबिन है उसका, 5 या 6। हाँ, अभी पेशेंट अभी जानता है कि इतना बड़ा ट्यूमर हो गया है और वो हॉस्पिटलाइज हो चुका है। अभी पेशेंट डॉक्टर से कहता है या आपसे कहता है कि मुझे ऑपरेशन करा दीजिए, मुझे ऑपरेशन कराना है। अभी हम सबको पता है कि जब लंग्स में मेटास्टेसिस हो गया है और ऐसी जनरल कंडीशन हो गई है जिसमें इतना ज्यादा एनीमिया है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, तब शायद अगर हम पेशेंट को ऑपरेशन टेबल में लिटाते हैं, स्टार्ट भी करते हैं, तो पेशेंट वहीं शायद पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो इस वक्त हमारा डायलेमा इस बात में ये है कि पेशेंट का ऑटोनॉमी है कि पेशेंट चाह रहा है कि ऑपरेशन हो जाए, लेकिन हम उनको एक बेनिफिट देना चाहते हैं कि ऑपरेशन आप कराओगे तो शायद डेथ हो जाएगा। तो इस चीज को हम कैसे इनके साथ में हम कैसे इस बात को हम समझाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना है कि अंडरस्टैंडिंग फिर से आपको पेशेंट की चेक करनी है। यहाँ पे कैसे सबसे पहली बात हमने उनको बताना है वो है उनके क्योर का चांस क्या है। जब जो लोग कैंसर पे आप लोग काम करते हो, आपको पता होगा कि एक क्यूरेटिव स्टेज होता है और एक एडवांस स्टेज होता है।
ठीक है। जो क्यूरेटिव स्टेज में रहता है, मान लीजिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 2 तक हम सोचते हैं, हमें पता है, ऐसा एविडेंस है कि पेशेंट क्योर हो जाता है। लेकिन जो एडवांस स्टेजेस होते हैं, एडवांस स्टेज का मतलब स्टेज 3 और स्टेज 4, ठीक है। तो ये जो पेशेंट था, ये पेशेंट जो ऑस्टियोसार्कोमा का पेशेंट है, वो स्टेज 4 का पेशेंट है, क्योंकि ऑलरेडी उसके लंग्स में मेटास्टेसिस हो चुका है। उसके क्योर के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो इस बात को हमें हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हम अभी आगे देखेंगे कि किस तरह से करना है, वो चीज हमें इस पेशेंट के साथ हमें शेयर करना है। तो एक क्वेश्चन जो हमें बताना है, वो क्या चांस कितना है क्योर का, ठीक है। जब पेशेंट आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपके इंफॉर्मेशन को लेने के लिए रेडी है। इतना आपको समझना पड़ेगा कि पेशेंट पूछ रहा है और आप सोच रहे हो कि मैं कैसे बताऊं, ऐसा नहीं है। जब आपको पेशेंट पूछ रहा है, इसका मतलब ही इज रेडी टू टेक योर इंफॉर्मेशन। आपका इंफॉर्मेशन आप जो देंगे वो रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपसे पूछ रहा है। सो आप डिस्कशन के पॉइंट्स को इतना याद रखिए कि सबसे पहला, उसका क्योर का चांस क्या है। नंबर 2, अगर मान लीजिए हमने उनका ऑपरेशन कर दिया इस वक्त, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे लंग मेटास्टेसिस के साथ में। हमने मान लीजिए पैर काट दिया, हमने पैर काटने के बाद में एम्पुटेशन हो गया, तो बाकी जो लंग्स में मेटास्टेसिस है उसका क्या होगा, उसकी वजह से क्या वो सरवाइव कर पाएगा, नहीं पाएगा। तो सर्वाइवल है कि नहीं वो सोचना है। थर्ड वाला जो है इंपॉर्टेंट, एम्पुटेशन जो करना है, एम्पुटेशन करने के बाद में उसकी कंडीशन इंप्रूव होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है वो इस पर्टिकुलर पेशेंट पे लागू होते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। बहुत लोग हैं, जैसे फैमिली मेंबर्स है, वो बार बार बताएं डॉक्टर साहब क्यों ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं, आजकल तो इतना ज्यादा साइंस का इतना तरक्की हो चुका है, यहाँ पे वो चलता है, मेरे घर के पास में वो फलाना आदमी था, उसका तो ऑपरेशन कर दिया, वो अभी भी जिंदा है, मेरे बच्चे के लिए कैसे कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये वाले जो है, ये बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको ऐसा सिचुएशन में आपको फेंक देगा जिससे आपको लगेगा कि आप बिल्कुल उभर के आ ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए जब भी आपको ऐसे सिचुएशंस में आप पड़ जाए या है, उस वक्त आपको एथिकल प्रिंसिपल्स के दायरे में रह के आपको क्वेश्चंस देने हैं, आपको आंसर करना है, आपको सिचुएशन को संभालना है, ठीक है। सो एक और डायलेमा वाला क्वेश्चन इसमें आ गया, बहुत बहुत देखने को मिलता है ये चीज। ये 20 साल का लड़का है, एडवांस कैंसर हो गया है उसको, और जो रिलेटिव्स हैं, मान लीजिए पेरेंट्स ने आपको बताया, डॉक्टर को बताया, आपकी टीम को बताया कि भाई हमारे बच्चे के सामने आप डायग्नोसिस बिल्कुल नहीं बताएंगे, ठीक है। ना आप डायग्नोसिस बताएंगे, ना आप इसको ये बताएंगे कि आगे चलकर इसका क्या होना है, ठीक है। तो ये चीज रिलेटिव्स ने बिल्कुल कस के रखा हुआ है कि आप बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे इसके साथ में। लेकिन ये बच्चा 20 साल का लड़का है, और एक बार क्या होता है कि आप कोई नहीं रहता, आप अकेले वहां पे आप राउंड्स के लिए गए या कुछ काम करने के लिए गए, तो वो आपको उसने धर लिया और उसने कहा कि मैडम मुझे क्या हुआ है, मेरे साथ मैं क्या गड़बड़ी हो रही है, मेरे को आप बताओ। नाउ मेरा क्वेश्चन है कि आप उनसे क्या बात करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कई बार ऐसा होता है कि रिलेटिव्स जो है वो हमें प्रेशराइज करते हैं हमेशा कि आप मत बताइए। पैलिएटिव केयर में क्या होता है कि कई बार पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है लेकिन एडवांस है, और कोई उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, वो चल के आता है पैलिएटिव केयर में, हमारे ओपीडी में वो चल के आ रहा है पेशेंट, लेकिन शायद वो बहुत जल्दी डिटोरेशन में जाने वाला है, बहुत जल्दी उसका डाउनफॉल होने वाला है।
पेशेंट को पता नहीं है, और जो रिलेटिव्स हैं वो पेशेंट के पीछे खड़े रहते हैं, पीछे खड़े होकर इशारे से बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं बताना, नहीं बताना, नहीं बताना। मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, कई बार होता होगा, ठीक है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें पेशेंट इज आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, पेशेंट एक चाह रहा है कि वो जाने, और क्यों ना हो, क्योंकि ये 20 साल का एक एडल्ट बच्चा है, ठीक है। माँ बाप के लिए वो हमेशा छोटा 2 साल का बच्चा ही रहेगा, और माँ बाप हमेशा चाहेंगे, रिलेटिव्स हमेशा चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ ना कर दें बच्चे के साथ में जिससे उसको हर्ट हो, ठीक है। वो ये भूल जाते हैं कि बच्चा तो 20 साल का बंदा है, अगर उसकी शादी हो चुकी होती 20 साल में ही, तो वो शायद एक फैमिली चला रहा होता। उस चीज को वो नहीं देखते हैं, वो हमेशा ये देखते कि तो मेरा बच्चा है, मेरा छोटा बच्चा है, और मुझे उसको हर हालत में हार्म से बचाना है, बुरे न्यूज देने से बचाना है, ठीक है। तो इसीलिए वो माँ बाप भी अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर मेरा भी बच्चा होता, तो मैं अगर माँ हूं तो मैं भी शायद ऐसा सोची कि नहीं, उसको नहीं जानना चाहिए, वो जानेगा तो बिल्कुल। और हमारे बॉलीवुड सिनेमा में आप देखिएगा, पुराने सिनेमा में होता था, आजकल भी दो एक मूवी में कभी कभी दिखाई देता है कि डॉक्टर ने कह दिया कि आपको तो ऐसा ऐसा कैंसर है और आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, और वहीं पे बिल्कुल हार्ट अटैक होके मर जाते हैं। तो ये हमारा बॉलीवुड का देन है कि लोगों को सोसाइटी में ये समझा जाता है कि कैंसर वर्ड अगर हमारे बच्चे को या हमारे माँ बाप को या इसको पता चल गया पेशेंट को, तो वहीं हार्ट अटैक होके मर जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, जो नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो है ना, वो सारा कुछ एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि हम अपने बच्चे को ना जानने दें, या हम अपने माँ को, अपने पापा को ना जानने दें कि उनको ऐसा कैंसर हो चुका है, ठीक है, और उसकी वजह से बिल्कुल एडवांस हो गया है, बिल्कुल वो कुछ दिन के मेहमान है, वो नहीं चाहते हैं वो हो। तो हम इसमें क्या करते हैं? तो क्वेश्चन ये है कि इज इट राइट टू डेलिबरेटली मिसलीड अ पर्सन or to withhold information at a person that is asking for at the insistence of the patient relatives? तो क्या ये सही है कि हम उस बच्चे को, इस 20 साल के बच्चे को ये बोले कि नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है? क्या ये कह के हम उसको एक अलग दिशा में नहीं लेके जा रहे हैं, उसको मिसलीड नहीं कर रहे हैं क्या? तो ये चीज हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे जहन में रहना बहुत जरूरी। अगर हमने ये खुद को नहीं समझाया कि हम गलत बोल रहे हैं, तब तक हम सही नहीं कर पाएंगे इस बच्चे के लिए। तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें क्या होता है कि हम शायद उस वक्त, अगर बच्चे ने आपको पूछ लिया कि मुझे क्या हुआ है, वहां कोई नहीं है, तो सबसे पहली बात आपको ये कहनी चाहिए कि बेटा अभी आपके मम्मी पापा को आने दीजिए, हम साथ में बैठ के बात करेंगे, ठीक है। और आपको डेफिनेटली ये आंसर आएगा कि नहीं नहीं मम्मी पापा के पास में नहीं, क्योंकि वो फिर आपको बोलेंगे कि आपसे बात नहीं करनी है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, ठीक है। तब क्या होगा? फिर वही सिचुएशन में आ जाएगा। तब आपने ये कहना है कि ठीक है, मैं आपसे जरूर बात करूंगी, अभी मैं थोड़ा सा मुझे काम है, तो आपके मम्मी पापा जब आएंगे मैं उनसे भी बात करूंगी। तो बात इसमें सॉल्यूशन ये है कि आप पहले अपने बच्चे के माँ बाप से बात कीजिए कि उनको किस बात का डर है, उनको ये समझाने की कोशिश कीजिए ये बच्चा शायद बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगा आपके पास में, जो उनको पता है। शायद उस वक्त आपके रूम में बैठ के बहुत रोना धोना भी हो जाए, बहुत ज्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए, वो ये कहते रहेंगे कि नहीं नहीं मैडम आपने नहीं बताना है, मत बताइए, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं बताइए। तब आपको उनको ये रियलाइज कराना है कि बच्चा अगर 6 महीने का मेहमान है, तो 20 साल के बच्चे के अंदर में कितना ज्यादा उत्साह होता है लाइफ को जीने का, उसके शायद कितने सारे
ऐसे एस्पिरेशंस होंगे, एम्स होंगे कि मुझे ठीक होके मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे उस कंपनी में नौकरी करनी है, वो व्हाटएवर, मुझे इस देश में घूमने जाना है। वो चीज आपको माँ बाप को रियलाइज करवाना है कि अगर आप नहीं बताएंगे तो शायद उसके मन के अंदर क्या क्या आशाएं हैं वो आप नहीं जान पाएंगे। तो उस चीज को जानने के लिए और उस चीज को फुलफिल करने के लिए आपको ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज आप शायद आपको 2-3 बार ऐसे मीटिंग्स करने पड़े, माँ बाप के साथ अकेले, बच्चे के साथ अकेले, और ऐसा एक सिचुएशन, एक टाइम आएगा जहां माँ बाप और बच्चे तीनों के बीच में आपको एक सूत्रधार बनके या एक एक फैसिलिटेटर बनके उनके बीच में जो डार्कनेस है, उनके बीच में जो एक अंधेरा छाया हुआ है, उसको हटाना है और इस चीज को फैसिलिटेट करना है। तो एंड ऑफ लाइफ में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स के दायरे में चल के आपको इस चीज का सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर के लोगों को ऐसा कुछ बताएंगे तो शायद वो आपकी बातों को समझ में नहीं आएंगे उनको, ठीक है, लेकिन जो आप कर रहे हो इस चीज को, जो जब आप करते हो तब आपको समझ में आएगा कि वो कितना गहरा है, कितना ज्यादा डीप है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको जो कॉमन सिचुएशन है, ये बहुत कॉमन सिचुएशन है, उसमें आपको इस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो कई बार क्या होता है कि ऑन्कोलॉजिस्ट, पैलिएटिव केयर फिजिशियन हमेशा नहीं होता है, पैलिएटिव के डॉक्टर्स भी आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन ऑन्कोलॉजी तो आपको मिल ही जाएगा। ऑन्कोलॉजी भी हो गया या आईसीयू का केयर हो गया, उसमें सबसे ज्यादा इस टाइप का जो कॉन्वर्सेशन है ना, वो हमेशा एक नर्स के ऊपर आके थम जाता है। डॉक्टर कह देता है कि मैडम आप देख लीजिए, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये सब, आप देख लीजिए। तो जब आपकी कंधों पे ये चीज आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, तब आपको इस तरह से आपको काम संभालने का है, इस तरह से आपको आगे बढ़ने का है। ओके, सो थर्ड वाला जो है वो उसको नॉन मेलिफिशेंस, जो मैंने आपको पहले बताया, डू नो हार्म। हमने किसी भी तरीके से कोई भी हार्मफुल काम नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा इंटरवेंशन नहीं करना है, ऐसा दवाई नहीं देना है जिससे हार्म हो। अभी एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ये एक है मिसेस सुधा, एक पेशेंट है, स्टेज 4 की सीए सर्विक्स में आई है, कैंसर सर्विक्स स्टेज 4, और उसमें लिख दिया कि सिर्फ पैलिएटिव केयर होना चाहिए, ओनली पैलिएटिव केयर, और दूसरा कुछ नहीं होगा इनका। अभी वो बिल्कुल वीक हो गई है, सांस लेने में इनको तकलीफ रहती है, और घर पे है। अभी घर पे क्या हो रहा है कि एक फैमिली डॉक्टर आते हैं, उनको शायद उनको पता है कि क्या है, लेकिन वो भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा करें उनके लिए। ठीक है, वो वीकनेस है, सांस भी नहीं ले पा रही है, शायद कुछ खा भी नहीं रही है, तो इस पेशेंट को वो रेकमेंड करते हैं कि एक सेंट्रल लाइन हम डाल देंगे, क्योंकि पेरिफेरल लाइन तो है ही नहीं, सलाइन नहीं लगा सकते इनको, तो हमने तो भैया सेंट्रल लाइन से देना है, और हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे इनको। ठीक है, और इनका जनरल कंडीशन हमने इंप्रूव करना है। अभी ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? मान लीजिए आपने ये होम केयर में आपको पेशेंट मिल गया, अगर आपके पास, आप किसी होम केयर के लिए काम करते हो, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई इमीडिएट नेबर है जो जिसका ऐसा हो गया है। ठीक है, या तो आपके हॉस्पिटल का ही एक पेशेंट है जो घर पे अभी है, लास्ट स्टेज है, वो घर पे है, और उनका रिलेटिव आके कहता है कि हमारे फैमिली डॉक्टर ने ये किया है, मैम क्या करना है, हमें तो पता नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज को कैसे, क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या है, हमें क्या जानने की जरूरत है? नंबर 1, डज द ट्रीटमेंट हैव एनी साइड इफेक्ट? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का साइड इफेक्ट है कि नहीं है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। कब देते हैं, उसका क्यों देते हैं, क्या करने के लिए देते हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में देने की जरूरत है
की नहीं है। और अगर हम इसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितना लंबा चौड़ा एक लिस्ट बनता है जब आप ये एंड ऑफ लाइफ में यूज करते हैं। कभी नहीं यूज करते हैं हम एंड ऑफ लाइफ में टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, इज इट पेनफुल? बहुत दर्दनाक होगा क्या? अगर सेंट्रल लाइन आप डालोगे तब तो डेफिनेटली होना है उसको पेनफुल, क्योंकि सेंट्रल लाइन तो सीधे नेक वेन्स में जाएंगी। ये ऐसा इजी नहीं है, इन्फेक्शन का चांस ज्यादा रहेगा, हमेशा प्रॉब्लम होने का चांस ज्यादा रहेगा, डिस्प्लेस होने का चांस ज्यादा रहेगा, और निकल गया बाई चांस घर में तो ब्लीडिंग होने का चांस रहेगा। तो क्या आप उसको प्रॉब्लम में ज्यादा नहीं डाल रहे हो इस चीज को करके? बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा भी कर देगा, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे पहले तो हाथ में लगता था, अभी तो मेरे गले में ही लग गया, अभी पता नहीं कहाँ का क्या कहलेगा, क्या मैं इसी तरह से मर जाऊंगी? पेशेंट की इमोशनल ट्रॉमा को हमने समझना है उस वक्त। ठीक है, विल इट लीड टू फर्दर सोशल आइसोलेशन? अगर आपने सेंट्रल वेन लगा दिया जो हम आईसीयू में लगाते हैं, और आईसीयू तो पूरे हॉस्पिटल में एक ऐसा जगह होता है जिसको जहां जो जेल की तरह होता है, किसी को हम जाने की इजाजत नहीं देते वहां पे। अगर हम घर में वो काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप और ज्यादा आइसोलेशन कर रहे हो पेशेंट को। वो बेचारी अभी कुछ दिन की मेहमान है, उसमें आपने सेंट्रल लाइन लगा दिया, और बाहर से कुछ लोग आए हैं बहुत दूर गांव से, वो आके बेचारी उनको देखने आए हैं और उनको हम जाने नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये सोशल आइसोलेशन हमने ज्यादा कर दिया। विल इट बी अ फाइनेंशियल ड्रेन ऑन द पेशेंट? एक सेंट्रल लाइन लगाने का कितना ज्यादा एक्सपेंस होता है, ये जो आईसीयू में काम करते हैं हम सबको पता है। और पेशेंट ऑलरेडी डेथ बेड में है, लास्ट स्टेज में है, शायद 4-5 दिन की मेहमान है, उसमें हम जनरल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। गया जितना भी उसके पास में अभी थोड़ा बहुत पैसा शायद बचा था वो भी चला जाएगा। तो ये सारे एथिकल कंसिडरेशंस हमने करना है। हम ये करके पेशेंट को और ज्यादा हार्म कर रहे हैं, उसका आइसोलेशन बढ़ा रहे हैं, उसका फाइनेंशियल ड्रेन कर रहे हैं, उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, उसका इमोशनल ट्रॉमा कर रहे हैं। ये सारा कुछ हम उसको हार्म कर रहे हैं। और हमारा थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स, पैलिएटिव केयर एथिक्स कहता है कि वी मस्ट नॉट डू एनी हार्म टू आवर पेशेंट। तो हमें इस चीज को नहीं करना है ऐसे पेशेंट्स के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है जो आप रिलेट करोगे बाद में कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है जस्टिस, जो मैंने बताया था आपको कि वी नीड टू बैलेंस द इंडिविजुअल विद दैट ऑफ द सोसाइटी, द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल टू दैट ऑफ द सोसाइटी। वो मैंने पहले आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको इस पेशेंट का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये एक वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट थे, लिखते हैं, फिलोसोफर हैं, लेकिन उनको कैंसर हो गया लंग्स में, और वो कैंसर स्प्रेड हो गया है स्पाइन में, रिब्स में, सेक्रम में हो गया है। उनके घर में, इस पेशेंट के घर में एक और उनका एक लड़का है, सन है, जो एक साइकियाट्रिक पेशेंट है। उसके 6 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, छोटे बच्चे हैं, 6 ग्रैंड चिल्ड्रन। और उनके 3 ग्रैंड चिल्ड्रन को पेशेंट चाहते हैं कि उनका जनेऊ संस्कार हो। और धीरे धीरे पेशेंट के ब्रेथलेसनेस में भी इंक्रीज हो रहा है, और ये समझ में आ रहा है कि पेशेंट शायद कुछ दिनों का मेहमान है। अभी क्या हम मिस्टर शिव कुमार के लिए कुछ आईसीयू एडमिशन के बारे में सोचते हैं? अगर उनको हॉस्पिटल लेके चले गए तो क्या उनको हम आईसीयू में डालेंगे? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमें ये समझना है कि हमारे पास जो रिसोर्स है उसका क्या हम फेयर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मिस्टर शिव कुमार अभी कुछ दिनों के मेहमान हैं, और
उनको लेके आए हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स लेके आए हैं कि इनको भाई आप आईसीयू में डाल दीजिए। आईसीयू में आपके पास एक ही बेड है। ठीक उसी वक्त एक 19 साल का लड़का बाइक एक्सीडेंट होकर के, हेड इंजरी होकर के आपके हॉस्पिटल में आ जाता है और उसको भी आईसीयू का बेड चाहिए। अभी आपको ये पता है कि ये जो 19 साल का बच्चा है, इसको अगर हम आईसीयू के केयर पे रखते हैं तो शायद 2-3 दिन के बाद में उसका ऑपरेशन वगैरह होके वो बिल्कुल रिकवर हो सकता है। लेकिन मिस्टर शिव कुमार के केस में क्या है, ये कुछ दिनों के मेहमान हैं, इनका सब कुछ इन्होंने शायद देख लिया है, ग्रैंडसन्स भी हैं, सब कुछ देख लिया है, लेकिन फैमिली का भी रिसोर्स जो है वो भी कम है। तो इस मिस्टर शिव कुमार को क्या हम आईसीयू का बेड देंगे, या जो ये नया लड़का 19 साल का लड़का एक्सीडेंट हो गया है उसको हम देंगे? तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो उसमें हम लोगों को ये हमेशा ख्याल रखना है कि हॉस्पिटल के रिसोर्सेस को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से एलोकेट कर रहे हैं। और इसी तरह से इंडिया, भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, जहां पे बहुत कम रिसोर्स देखने को मिलता है। तो उसमें हम कितना दे पा रहे हैं लोगों को। Simia, can I take just one moment from you? Yes, ma'am. अगर मेडिकल एथिक्स में अगर आप सबको फेयर एक आइडिया हो चुका होगा मेरे ख्याल से, तो अगले आधा घंटा मेरे पास बाकी है, अभी मैं कोशिश करूंगी जल्दी खत्म करने का। तो एंड ऑफ लाइफ केयर में एथिक्स और मेडिकल एथिक्स और एंड ऑफ लाइफ केयर गो हैंड इन हैंड, मीन्स दोनों पैरेलली चलते हैं। तो क्योंकि बहुत बारी जो भी हमने एथिक्स के बारे में पढ़ा, अभी हमने डिस्कस किया और हमने एग्जाम्पल्स देखे, वो एंड ऑफ लाइफ में बहुत ज्यादा लागू होता है। तो अभी आप देखेंगे कि किस तरह से हम इस चीज को इम्पोर्टेंस कैसे हम देते हैं, कौन सी सिचुएशन में। कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे बड़ा इसमें हाथ है, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको कहा कि अल्टीमेटली एक पॉइंट पे डॉक्टर कहता है कि सिस्टर आप देख लीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा इस चीज को, ठीक है। तो आपके कंधों पे ये चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ जाती है। ये तो आपको सबको पता ही होगा, डेम सिसिली सॉन्डर्स ने कहा था, यू मैटर बिकॉज यू आर यू एंड यू मैटर टू द एंड ऑफ योर लाइफ। We will do all we can, not only to help you die peacefully, but also to live until you die. तो इस चीज को इसीलिए मैंने यहाँ पे आज रखा है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। और यही एक बात है, यही एक एसेंस है जो हम लोगों को बहुत स्ट्रेंथ देता है एज पैलिएटिव फिजिशियंस, पैलिएटिव नर्सेज, पैलिएटिव वर्कर्स। हम लोग को एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है आगे बढ़ने के लिए। और जब हम ये सोचते हैं कि हमारा पेशेंट बिल्कुल सेंटर पे है और बाकी सब जो है वो चारों तरफ सिर्फ पेशेंट के लिए ही है, तो जो पेशेंट का केयर प्रोसेस होता है, जो पेशेंट का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द अदर वर्ल्ड, वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है। तो ये चीज डेम सिसिली सॉन्डर्स पहले करके गई है, वो प्रूव करके गई है। और उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कह के गई है वो, कि हम लोगों को किस तरह से पेशेंट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड ऑफ लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक मैं केस लेना चाहती हूँ, इसमें एक मिस्टर एबी है, ऐसे मैंने डाल दिया एबी। तो 66 ईयर के ये एक बहुत वयस्क लोग हैं, उनको लंग कैंसर हुआ है और कैंसर उनके लिवर में और बोन्स में चले गए हैं।
बहुत ज्यादा पेन हो रहा है उनको, बैक में, अपर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में हो रहा है पेन, सो नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत डिस्ट्रेस रहते हैं, वरीड रहते हैं, हमेशा घबराहट रहती है उनको। तो उनको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है उनको क्या हुआ है, क्योंकि बहुत हाल ही में उनको ये डिजीज डायग्नोस हुआ, और वो जानते भी नहीं है कि कैंसर हुआ है उनको, और उन कैंसर आगे क्या होने वाला है वो भी नहीं पता, उनको प्रोग्नोसिस भी नहीं पता है। उनको कीमोथेरेपी शायद उनको मिला है 1-2, और अभी फैमिली चाहती है कि वो कीमोथेरेपी कंटिन्यू रहे उनके लिए। ठीक है, बेचारे मिस्टर एबी को अपना कोई डिसीजन लेने का कोई है ही नहीं, कोई से ही नहीं है। वो बस चुपचाप पड़े हैं, और उनकी फैमिली बोल रही है कि नहीं, इनको कोई केमोथेरेपी तो देना पड़ेगा, कैंसर है, हम तो सब करेंगे अपने पापा के लिए। तो उनके अपने डिसीजन में उनको पूछा भी नहीं गया कि क्या क्या नहीं, उनको जानकारी भी नहीं है, और वो उनको डिसीजन पूछा भी नहीं गया उनको। अभी ये हो रहा था कि बीच में 2 दिन पहले उनको हॉस्पिटल में लेके आए, और बहुत ज्यादा सांस फूल रही थी उनकी, इस वजह से हॉस्पिटल में लेके आए कि ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हॉस्पिटल में लेके आए। अभी डॉक्टर ने एग्जामिन किया, एग्जामिन करके डॉक्टर ने उनको बोला फैमिली को कि भाई हम तो, आपको तो पता ही है कि इनका बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है, एडवांस स्टेज में है, तो अभी इनका बहुत ज्यादा कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन फैमिली अभी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, इनको तो हम आईसीयू में डालेंगे, आप कुछ भी करिए, इनको वेंटिलेशन पे भी डालिए, लेकिन आप हमारे पापा के लिए आप कुछ भी करिए। ठीक है, उनको वेंटिलेशन में डाल दिए। अब वो है वेंटिलेशन में, आईसीयू में। वो उनको 2 सीपीआर में मिल गया और उनकी डेथ हो गई है। मैं अभी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये एपिसोड आपको सुन के, ये कहानी आपको सुन के कैसा लगा? कोई भी अगर आप बोले, मैं तब से मैं ही बोल रही हूँ, आप भी बोलिए। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों से कोई भी बोले कि ये कहानी आपको कैसी लगी। एनीवन? हेलो? एक्चुअली मैम देखा जाए तो अ, देखा जाए तो ये मिस्टर एबी का एज के अनुसार देखा जाए तो मतलब इनकी प्रोग्नोसिस उतना अच्छी नहीं है, और उसके बाद ये कभी भी मर सकते हैं, और वैसा ही हुआ। तो मतलब कि परिवार के लिए और बहुत सोचने वाली बात थी। और मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये परिवार के लिए प्लस उनके लिए बहुत ही चैलेंजेस टाइम था, और कोई डिसीजन लेने के लिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें उनके बेस्ट के लिए। जी, सही, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। और कोई कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? तो मान लीजिए अगर आपके घर में ऐसा कुछ हुआ होता, तो आप क्या चाहते कि इनका अभी इतना एज हो गया है, 66 ईयर के हैं, बहुत ज्यादा लंग कैंसर स्प्रेड हो चुका है, और हमें ये अनुमान है और हमें बताया भी गया है कि इनका बहुत ज्यादा अभी ठीक नहीं हो सकता है। तो हम हम क्या चाहते हैं, अगर अगर मान लीजिए ये हमारे परिवार के कोई होते, तो मैं अपनी अगर बात बताऊं आपको, तो मैं ये चाहती कि वो जितने दिन है अभी, वो शायद शांति से उनको रहना चाहिए। उनके ऊपर हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कीमोथेरेपी देते हुए भी इनका कुछ नहीं हो सकता है, ये हमें डॉक्टर ने बता दिया है। ठीक है,
और जब कैंसर स्प्रेड ही हो चुका है तो हम और ज्यादा उनको तकलीफ क्यों दें, जिसमें वो कीमोथेरेपी काम ही नहीं कर रही है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज जानते हुए भी अगर हम उनको और ज्यादा एक्सपेरिमेंट के लिए डाल देते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में हम आईसीयू में डालते हैं, इंट्यूबेशन करते हैं, वेंटिलेशन करते हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं होने वाला है। इन पेशेंट को और ज्यादा हम तकलीफ में डाल रहे हैं। तो उस चीज को हम जानते हुए भी अगर हम करते हैं तो हमारा पेशेंट को जो क्वालिटी ऑफ डेथ है, जो अब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जब हम एंड ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ डेथ भी अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जो बंदा मर जाता है वो तो बेचारा मर ही जाता है, लेकिन जो घर वाले होते हैं ना, वो उस सिचुएशन को हमेशा याद रखते हैं कि मेरे पिताजी इस तरह से चले गए हैं, इतना उनको कष्ट हुआ। कोई भी कहता है ना, इतना बहुत कम लोग आजकल मिलेंगे आपको जो आपको ये कहेंगे कि बिल्कुल शांति में गए हैं, स्माइल करते हुए गए हैं, नींद में चले गए हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं उनको तो हम लेके गए थे हॉस्पिटल में, हम तो बात भी नहीं कर पाए, उनका तो आईसीयू में ही रह गए, वहां से कोई चाचा आए हमारे, आ ही नहीं पाए, वो देख ही नहीं पाए, बात भी नहीं हो पाई, क्या चाहते थे 2-3 दिन में वो भी हम नहीं कर पाए। तो ये चीज ना, ये लोगों के मन में ये चीज हमेशा ये जहन में बिल्कुल एक मूवी की तरह, एक पिक्चर की तरह घूमता रहता है सारा, जब तक आप जीते हो तब तक। अगर वो आपके बाप है, आपकी माँ है, आपका कोई बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा सगा संबंधी है, तो वो कहानी आपके दिमाग में हमेशा रहेगी, उसको आप नहीं निकाल पाओगे। तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ डेथ है ना, जो मरने का जो स्तर है, उस चीज को हमको शांति में, वो चीज पीसफुल होना है। अगर हम नहीं पीसफुल कर पाते हैं तो वी एज अ मेडिकल प्रोफेशनल वी आर फेलर, हम बहुत फेल कर जाएंगे उस चीज में। तो उस चीज को हम एक क्वालिटी ऑफ डेथ को कैसे अच्छा कर सकते हैं, वही है एंड ऑफ लाइफ केयर। ठीक है, तो क्या क्या है उसमें हम दिखाएंगे। व्हाट इज अ गुड डेथ। यस, कब कह सकते हैं कि जो डेथ हुई है पेशेंट की वो बहुत अच्छी डेथ है, कैसे कब कह सकते हैं, जिसमें इस तरह का कोई कहानी ना हो, जिसमें बहुत ज्यादा तकलीफदायक नहीं थी। तो क्या हो सकता, टू नो व्हेन डेथ इज कमिंग एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमको पहला ये जानकारी हमें है कि पेशेंट हमारा अभी कुछ दिनों का मेहमान है, और ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए उसकी वजह से। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, हमें हमेशा इस चीज पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए कि आगे क्या क्या होगा और हम इसको कैसे फेस करेंगे। एबल टू रिटेन कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस, क्या क्या होगा और इसको हम किस तरह से अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, टू बी अफोर्डेड डिग्निटी एंड प्राइवेसी, पेशेंट को हमेशा डिग्निफाइड और एक अच्छा प्राइवेसी मिलने का है। एक पेशेंट जो सूट बूट में ऑफिस आते जाते थे, बिल्कुल एक प्राइवेट पर्सन थे, चेंज करते थे तो पर्दा करके, हमेशा फिट फाट रहने, इस तरह का एक पर्सनालिटी था। वो जब वो पर्सन बेचारा डेथ बेड में होता है तो उसके कपड़े इस तरफ होते हैं, उसका हाथ इस तरफ होता है, पीछे से पीठ दिखाई देती है। दीज थिंग्स, ये सारी चीजें जो है ना, वो एक पर्सन के डिग्निटी को बहुत ज्यादा डाउन करते हैं, और इसीलिए हमेशा हमको ख्याल रखना चाहिए कि एक पेशेंट की डिग्निटी और प्राइवेसी को हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है, कंट्रोल ओवर पेन रिलीफ एंड अदर सिम्टम्स, अगर पेन है, सिम्टम्स है, तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको हमने अपनी तरीके से संभालना है। चॉइस एंड कंट्रोल ओवर वेल डेथ ऑकर्स, पेशेंट को हमेशा ये एक डिसीजन उनकी तरफ से आना चाहिए कि आप
कहाँ जाना चाहते हो, क्या आप हॉस्पिटल में जाना चाहते हो, क्या आप अपने घर में रहना चाहते हो। आप देखेंगे 99% पेशेंट जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे अगर मरना है तो मुझे घर पे मरना है, और वो चीज, उस चीज को बहुत खुशी से कहते हैं। वो कभी भी रो के नहीं कहते कि मुझे तो घर में ही मरना है। आप हमेशा देखिएगा, अगर आप पूछेंगे किसी भी आदमी से जो थोड़ा सा बीमार है, या तो ऐसा आदमी है, ऐसा पर्सन है जो 90 इयर्स का हो चुका है मान लीजिए, अगर आपके साथ उनका कॉन्वर्सेशन होता है मरने के ऊपर, एक डेथ के ऊपर, तो वो हमेशा आपको कहेगा कि मुझे कहीं नहीं लेके जाओ। मेरे फादर प्रोस्टेट कैंसर है उनको, मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर, वो अभी से कहते हैं, 82 इयर्स के हो चुके हैं, वो अभी से कहते हैं कि भाई कभी भी मुझे हॉस्पिटल मत लेके जाना, मेरे को जो भी होना है मुझे घर में ही होना है, तुम्हें जो करना है तुम घर में करो, लेकिन मुझे हॉस्पिटल में नहीं जाना है। ओके, तो हमेशा ये पेशेंट की एक आशा होती है कि मैं अगर मुझे मरना होगा तो मैं अपने घर में ही मरूंगा। ये 99% पेशेंट्स कहते हैं। और इंफॉर्मेशन और जो भी जरूरत की चीजें, एक्सपर्टीज है, वो होनी चाहिए उनके पास में। वो ले या ना ले वो उनकी बात में, ठीक है, वो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको दें। उनकी विश जो है, उनकी विशेस को रिस्पेक्ट करना। और अगर कुछ ऐसा स्पेशल नीड है, मान लीजिए कोई कह रहा है कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है, तो उस व्यक्ति तक उसकी खबर पहुंचाना, ये भी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप फुल होलिस्टिक व्यू में देखेंगे तो एक अच्छे मौत की, अच्छी गुड डेथ की, ये ओवरऑल आपको इसी तरह से एक ख्याल रखना चाहिए, जहां पे लोगों को ये नहीं लगे, ये ना हो कि उनका पेशेंट बहुत सफरिंग में गया है, बहुत ज्यादा पेन में गए हैं, ठीक है, उनकी विशेस को नहीं फुलफिल कर पाए, वो चीज को हमेशा वो सोचते रहे, ठीक है। तो ये एक, दिस इज कॉल्ड अ गुड डेथ। तो अभी हम देखेंगे कि कॉम्पोनेंट्स क्या है गुड डेथ के, हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के उसमें व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स। सबसे पहला, पेन एंड सिम्टम मैनेजमेंट। आप लोग पैलिएटिव केयर के क्लास कर चुके हो, आज आपका लास्ट क्लास है, आपको पता होगा कि पेन सिम्टम कंट्रोल कैसे किया जाता है। बहुत ज्यादा सिम्टम मैनेजमेंट और पेन मैनेजमेंट में पैलिएटिव केयर में ध्यान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये भी आपको पता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है जब हम पेन और सिम्टम्स को कंट्रोल में रखते हैं। तो इवन इन एंड ऑफ लाइफ, लास्ट कुछ दिनों में हमने यही चीज हमने करना है, और ये एक बहुत अलग हट के सब्जेक्ट हो जाता है, और इसमें बहुत कुछ पढ़ने को है, वो मैं आपको आज नहीं बता पाऊंगी। इसमें स्टेजेस बहुत सारे होते हैं, इसके ड्रग्स बहुत सारे होते हैं, इसके एक्सपर्टीज भी बहुत सारे होते हैं। अगर पेन सिम्टम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें भी बहुत अलग एक ये है। लेकिन इतना हम लोग को प्रिंसिपल में याद रखना है कि पेन और सिम्टम मैनेजमेंट हमें पेशेंट को देना पड़ेगा। नंबर 2, क्लियर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन हम कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन और फैमिली को हमने एम्पावर करना है डिसीजन देने में। अगर हम फैमिली को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे जो उन्हें जानना है, तो हम उनको हेल्प नहीं कर पाएंगे कि वो अच्छा एक डिसीजन ले। अगर हम फैमिली को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, अगर आप इस रास्ते में चलेंगे तो ये होगा, आप अगर चाहते हैं कि आपके पेशेंट को इस तरह का अच्छा डेथ मिले, तो आपको इन सब कामों में आपको ध्यान देना है। अगर हमने उनको एम्पावर नहीं किया, अगर हमने उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हम उनके डिसीजन मेकिंग में हम उनको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए
कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन फॉर डेथ मीन्स आने वाले डेथ के लिए किस तरह का हम प्रिपरेशन लेते हैं। तो पेशेंट के एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ इलनेस एंड फैसिलिटेटिंग प्लानिंग फॉर फ्यूचर। फ्यूचर में हम क्या क्या प्लान करते हैं, क्या करना है पेशेंट को। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और पेशेंट को पता है कि उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और बहुत अगर मान लीजिए थोड़ा पढ़ा लिखा पेशेंट है, तब तो वो आपको कह देगा कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है और मुझे घर पे रहना है। लेकिन ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो उन पेशेंट्स को जो नहीं कह पाते हैं, उनको हमें किस तरह से फैसिलिटेट करना है उनके थॉट्स को निकालने में, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है। कंप्लीशन मीन्स मीनिंगफुलनेस एट एंड ऑफ लाइफ। ऐसा कुछ है, मान लीजिए एक पेशेंट कह रहा है कि मुझे वैष्णो देवी जाना था, मैं नहीं जा पाया, तो उसका हम किस तरह से कर सकते हैं। मैं ये वैष्णो देवी वाला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे हाल ही में एक ऐसा पेशेंट मिला था जो बेचारा आसाम में था और अपने लास्ट दिन डेज में था और उसको वैष्णो देवी जाना था, वो नहीं जा पाया। तो किसी दोस्त के जरिए हमने उनका एक वीडियो करवाया था वैष्णो देवी की किसी एक मेरे ख्याल से प्रीस्ट रहे होंगे, वो उनके साथ करा दिया था और उनका वो दर्शन हो गया, यू नो। तो हमने एक मीनिंगफुलनेस दिया उनके एंड ऑफ लाइफ में और वो बिल्कुल पीसफुली वो किए थे। तो ये सारा कुछ एक कंप्लीट होता है एंड ऑफ लाइफ में। और किसी पेशेंट को चाहिए होगा कि वो किसी को कुछ कंट्रीब्यूट करे अपने तरफ से, मेरे पास इतना जमीन है तो मैं इसको डोनेट करना चाहता हूँ, तो ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। फिर एक प्रोसेस होता है एंड ऑफ लाइफ केयर में, उसका मेन जो है फाउंडेशन वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और एथिकल प्रिंसिपल्स। जो भी हमने एथिकल प्रिंसिपल्स अभी पढ़े हैं वो एंड ऑफ लाइफ केयर के प्रोसेस का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कि हमारे सिम्टम्स वेल कंट्रोल्ड होने चाहिए। हमारा जो प्रेफर्ड प्लेस ऑफ केयर है कि हमको घर में ही रहना है, उस चीज को हमने ध्यान में रखना है। और एक सेफ हो, सिक्योर जगह हो, ठीक है, बहुत ज्यादा क्राइसिस वाला जगह ना हो, वैसी जगह में हमको पेशेंट को रहने की एक अच्छा एक मौका मिलना चाहिए। जो भी उनके इमीडिएट केयर गिवर है, जो फैमिली मेंबर्स है, उनको ये फील होना चाहिए कि ये टीम हमको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और अगर वो मान लीजिए कोई नहीं है घर में, वो अकेले है, कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहा है जिसमें उनको डर लग रहा है, तो उन्होंने फोन किया तो उनको तुरंत फोन में ही हेल्प मिल जाता है। तो ये सारी चीजें एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से एंड ऑफ लाइफ केयर में काम करती है। फैमिली का क्या है कि आपको जब आपको पता चलता है कि पेशेंट का अभी शायद बहुत ज्यादा दिन नहीं है, शायद अराउंड 1 हफ्ते का टाइम, आपके डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते का टाइम, तो आपको फैमिली को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उनको इस टर्म्स में लेके आने का सबसे अच्छा सुनहरा मौका होता है ये, जब आप हमेशा उनके साथ में बैठ के बात करते हैं, उनके मन के जो भी दुख है वो आप निकालने में उनको सहायता करते हैं, ठीक है। और उनको किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे फेस करना है, उस चीज में आप उनको इन्फॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो फैमिली को प्रिपेयर होने का है। और जो टीम है, आपकी टीम है, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना सबसे पहले जरूरी बात है कि वो एक्सेप्ट कर लें कि हमारा पेशेंट एक्चुअली जा रहा है। क्योंकि पैलिएटिव केयर में क्या होता है कि हम मान लीजिए एक पेशेंट के साथ में हम 6-7 महीने से जुड़े हुए होते हैं और इतना ज्यादा हमारा इंटरेक्शन होता है फैमिली के साथ, पेशेंट के साथ, पेशेंट के बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, कि हम भी उनके एक फैमिली के हिस्सा बन जाते हैं। तो इमोशनल प्रॉब्लम्स हमें भी होता है एज अ टीम मेंबर। तो हम टीम को ये समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे पेशेंट का शायद अभी दिन खत्म हो रहे और उनको इस वक्त हमें गुड बाय कहने का टाइम आ गया है।
तो कैसे हम डाइंग प्रोसेस को कैसे जानेंगे, क्या क्या मेडिकल टर्म्स में क्या क्या है। नंबर 1, ब्लड प्रेशर फॉल करता है, बॉडी टेम्परेचर फॉल करता है, हाथ पांव ठंडे रहते हैं, फिर ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, जो आपने देखा होगा चाइन स्टोक्स ब्रीदिंग कहते हैं उसको। आपको जो लोग कैजुअलिटी में करते हैं या आईसीयू में काम कर चुके हैं उनको पता है ये चीज। स्किन कलर चेंज होता है, डल हो जाता है या ग्रेश ब्लू हो जाता है, नेल्स ब्लूइश हो जाते हैं, ये सब शुरू हो जाता है। फिर बेडरिडन पेशेंट विद डिक्रीजिंग स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, जो कितना मूव कर रहा था पेशेंट बेड पे, वो अभी धीरे धीरे स्लगिश होने लगा, वो धीरे धीरे कम होने लगा है, वो ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता आपके क्वेश्चंस को, और ज्यादा बात नहीं कर पा रहा है, या तो डेलीरियम भी हो रहा होगा थोड़ा बहुत। डिटैचमेंट फ्रॉम सराउंडिंग, नो इंटरेस्ट इन फूड एंड वाटर, खाने में भी इंटरेस्ट नहीं है, सराउंडिंग्स में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, टीवी में कुछ चल रहा है वो एक ब्लैंक लुक देके बैठे हुए हैं। बेडरिडन पेशेंट विथ डिमिनिश्ड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, कोमेटोज स्टेट हो गया है, अनेबल टू टेक ओरल मेडिसिन, डिसइंटरेस्टेड टू फीड ओरली, सीवियर कैकेक्सिया होता है कैंसर पेशेंट्स में। तो ये सारा कुछ जो है, दीज आर ऑल सिग्नल्स कि पेशेंट इज परहैप्स इन द डाइंग फेज। सो ये एंड ऑफ लाइफ केयर के फेज में पहुंच गया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस वक्त क्या है, वो है कि हमें एक डिस्कशंस पे आना चाहिए, पेशेंट के साथ में सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ट्रीटमेंट को लेकर के डिस्कशंस होनी चाहिए, जहां पे हम लोग एग्रेसिव मेडिकल इंटरवेंशंस नहीं कर रहे हो, पेशेंट का कंप्लायंस अच्छा हो, पेशेंट की विशेस फुलफिल हो, ये सारा कुछ देखना है। अनवांटेड हॉस्पिटलाइजेशन, अगर पेशेंट घर में है तो पेशेंट को घर से बाहर कहीं नहीं जाना है, हॉस्पिटलाइज नहीं करना है, यही चीज हम लोगों को समझाने का है फैमिली के साथ में। और फैमिली इज बेटर प्रिपेयर्ड, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराना है फैमिली का, कि हम एक होप में भी है कि पेशेंट विल हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ डेथ, और साथ में एक मेंटेन कर रहे हैं एक रिचुअल को, जिसमें हम पेशेंट को बिल्कुल अपने प्रोटेक्टिव उसमें रखते हैं। सो पेशेंट और रिलेटिव्स जनरली उनके कुछ नीड्स होते हैं, ठीक है, वो है कि जो भी टीम उनको देख रही है, अगर वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉम्प्ट अगर हो जाता है ना, तो अगर हमारा रेस्पॉन्स एज अ मेडिकल टीम उनके लिए प्रॉम्प्ट होता है, तो कंसर्न, क्लिनिकल केयर, एमिनिटीज, कॉस्ट, ये सब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। अगर हम प्रॉम्प्टली उनको एड्रेस करते हैं उनके नीड्स को, तो वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। ये एक हायरार्की ऑफ नीड्स है, जिसमें मान लीजिए कॉस्ट और एमिनिटीज, मान लीजिए अगर छोटा मोटा हॉस्पिटल है और थोड़ा बहुत कॉस्ट इधर उधर हो गया, लेकिन वो ये कहेंगे कि जो क्लिनिकल टीम है बहुत अच्छी है, और जो प्रॉम्प्ट इतनी, जब भी हम वहां गए हैं हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो वो चीज बिल्कुल डाइल्यूट कर देता है उस बात को। गुड कम्युनिकेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेशेंट और केयर गिवर्स के हम बहुत सारे रिएक्शंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आई एम श्योर कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स का क्लास हुआ होगा, इसमें आप ये सारे स्टेजेस को उन्होंने अच्छी तरह आपसे बात की होगी, तो मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं समझा रही हूँ इसमें। लेकिन कम्युनिकेशन में बेसिकली आपको पता है कि स्पाइक्स प्रोटोकॉल क्या है, जिसमें आप सेटअप करते हैं एक एनवायरनमेंट को सेटअप करके, पेशेंट के परसेप्शन को, केयर गिवर के परसेप्शन को जानते हैं, उनको इनवाइट करते हैं एक कम्युनिकेशन सेशंस के लिए, उसके बाद एक नॉलेज शेयरिंग होती है, इमोशन शेयरिंग होती है, फिर आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं और आप समराइज करते हैं। तो इस चीज को मैं बहुत ज्यादा आपके साथ में डिस्कस नहीं करूंगी। थोड़ा बहुत मैं कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, ऐसे सिचुएशंस बन जाते हैं जिसमें बहुत कुछ क्वेश्चंस जो हमारे को थोड़ा सा वी हैव टू बी केयरफुल रहना है, तो उसमें मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या होता है। सपोज एक
क्वेश्चन है, एक्सप्लोरिंग नॉलेज ऑफ द पेशेंट अबाउट स्टेटस ऑफ कंडीशन। पेशेंट के कंडीशन को आप जानने के लिए किस तरह का आपको क्वेश्चन पूछना है। जो गलत है वो मैं रेड में दिखा रही हूँ। ये कहा जाता है, आई एम सॉरी बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग मोर फॉर यू एज योर डिजीज हैज गॉन बियॉन्ड क्योर। तो ये बहुत गलत एक स्टेटमेंट है, ये एक होपलेस स्टेटमेंट है। अगर आप ऐसे बोलो कि बहुत बुरा लग रहा है मुझे ये कहते हुए, लेकिन आप तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में है और आपका तो अभी तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो ये बिल्कुल एक होपलेस स्टेटमेंट है। आपको हमेशा थोड़ा सा ओपन एंडेड क्वेश्चन और थोड़ा सा फीलिंग के साथ आपको बताना है। जैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर कंडीशन, हाउ डू यू फील, आपको कैसा लग रहा है, आज कैसा फील हो रहा है। तो जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको पेशेंट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, ये है एक ओपन एंडेड क्वेश्चन। मान लीजिए आपने डिस्कस करना है गोल्स ऑफ केयर के बारे में, क्योंकि पेशेंट अभी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, पेशेंट इज गोइंग टू डाई, कुछ दिन बचे हुए हैं या कुछ महीने या कुछ वीक बचे हुए हैं। तो क्या कैसा स्टेटमेंट होना चाहिए। जो गलत है वो है, एज यू आर अवेयर योर कैंसर हैज प्रोग्रेस्ड, देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग एनीथिंग एग्रेसिव एज इट विल नॉट हेल्प यू। ये बहुत ज्यादा ब्लंट एक स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा दुखदाई मैं अगर बोलूं वो है। तो आपको किस तरह के कहना चाहिए कि एज यू आर अवेयर आपका कैंसर स्प्रेड हो चुका है, तो जब आपको पता चल गया है तो क्या हम इस चीज को थोड़ा और डिस्कस कर सकते हैं और देखते हैं कि आगे हमें इस चीज को लेके क्या क्या चीजें हमें, क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखनी चाहिए और क्या क्या डिस्कस करनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या। ये है एक एग्जाम्पल जिसमें गोल ऑफ केयर डिस्कशन हो रहा है। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन, ये एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप किसी केयर गिवर के साथ में जब बात करते हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर कहता है कि मैडम वेंटिलेशन में तो देना शायद जरूरी हो जाएगा मेरे फादर को। तो ब्लंटली आप अगर कहेंगे कि इनका तो ऐसे ही वर्सन हो जाएगा, तो वेंटिलेटर में हम इनको देंगे, तो विदाउट वेंटिलेटर तो काम ही नहीं चलेगा। ऐसा अगर इस तरह का अगर सिचुएशन आता है तो किस तरह से आपको बताना है कि मान लीजिए आपने पहले बोला देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ योर नीडिंग सपोर्ट ऑफ अ मशीन फॉर ब्रीदिंग, व्हाट आर योर थॉट्स। आपको एक्सप्लोर करना है कि उनको क्या समझ में आता है मैकेनिकल वेंटिलेशन के, और जब वो आपको बताते हैं देन आपको इंफॉर्मेशन देना है कि वेंटिलेशन सही रहेगा या नहीं रहेगा। फिर फैमिली कॉन्फ्रेंस पैलिएटिव केयर हमारे सिचुएशंस में बहुत कॉमन रहता है, और हम ये देखते हैं कि पेशेंट का इलनेस अगर ज्यादा हो गया है, प्रोग्रेस कर चुका है, कैंसर एडवांस हो गया है, तो हम वी आर टेम्प्टेड टू यूज दीज वर्ड्स, प्रोग्रेस, एडवांस, ऐसे यूज करते हैं हम लोग, जनरली ऐसा होता है। लेकिन हम लोग को ये वाली वर्ड्स यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। एक तो उनको समझ में नहीं आता है, दूसरा ये कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हमें उनको पूछना है कि आपको कैसा लग रहा है, आपका सिचुएशन इस स्टेज में आया है तो आपको क्या समझ में आया। जब वो बताएंगे देन आपको बताना है कि ये ऐसा एक स्टेज में है, शायद वहां से हम उनको वापस नॉर्मल में नहीं आ पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है व्हाई मी। ठीक है, व्हाई मी का क्वेश्चन बहुत, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैं तो कभी किसी को मैंने कोई किसी भी काम का मैंने बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। और अगर हम उसका जवाब ऐसे देते हैं कि ये आपका कर्मा है, आपके कर्मों की वजह से ऐसा हुआ है, और या तो आपको सोचने की इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, या तो हम ऐसा भी कहते हैं कि आप अगर स्मोकिंग नहीं करते, सिगरेट ज्यादा नहीं पीते, तो आज आपका ये हालत नहीं होता।
तो हम पेशेंट को बहुत ज्यादा गिल्टी फील करा रहे हैं, और वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसमें हमें ये दिखाना है कि वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ वेरी कॉमन फॉर एनीवन टू आस्क। हमारे पास व्हाई मी का आंसर तो नहीं है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हर एक के पास ये प्रश्न हमेशा रहेगा, हमेशा रहता है। और अगर आप सोचते हो कि इसमें आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये सारा क्वेश्चंस जो है वो आप नहीं जवाब दे रहे हैं, बल्कि आप पेशेंट को आप एनकरेज कर रहे हैं वो खुद आपको जवाब देने के लिए। तो ये कुछ और ज्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। मैंने पहले बोला है आपको कि मैं ड्रग्स में, मेडिकेशंस में मैं एंड ऑफ लाइफ केयर में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेडिकेशंस एंड ड्रग्स बेसिकली डॉक्टर्स हैंडल करते हैं, और एंड ऑफ लाइफ केयर में बहुत ज्यादा आपका एज अ नर्स आपको कम्युनिकेशन करने का बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन हैविंग सेड दिस, थोड़ा सा हाइड्रेशन और असिस्टेड न्यूट्रिशन के बारे में बोलना चाहूंगी कि हम लोग जो पेशेंट हम लोग देखते हैं आईसीयू में, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन के बारे में बहुत ज्यादा बताया जाता है, वो हमारे पैलिएटिव केयर पेशेंट्स में बहुत ज्यादा लागू नहीं होता है। इसीलिए लागू नहीं होता है क्योंकि वो एक नेचुरल फिनोमेना है। ये एक बिल्कुल स्वाभाविक है कि पेशेंट जब डाइंग फेज में होता है तो उसके सब कुछ उसका डाउन होने लगता है, उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी डाउन हो जाती है, उसका हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट भी डाउन हो जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा ओवर न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, फिर ओवर आईवी सलाइन वगैरह हम लोग उसको रेकमेंड नहीं करते हैं, उसको हम लोग अवॉइड करते हैं एट द एंड ऑफ लाइफ। एक टर्म है पैलिएटिव सिडेशन, जो मेरे ख्याल से आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिडेशन ही एकमात्र उपाय रहता है जहां कुछ पेशेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम्स को हम शायद लास्ट मोमेंट तक भी हम उनका निवारण नहीं कर पाते हैं। वो कारण हमें भी पता नहीं है, ऐसे कुछ हो सकता है शायद जो प्रोसेस हमें समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है। तो उस वक्त हम लोगों को एक पेशेंट को थोड़ा शांत करके रखने के लिए सिडेशन में रखना पड़ता है, और उस सिडेशन में हम लोग एक नॉन ओपियोइड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिडाजोलम। मिडाजोलम बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है पैलिएटिव सिडेशन करने के लिए, लेकिन पैलिएटिव सिडेशन के वक्त पेशेंट की नेचुरल डेथ भी हो सकती है। लेकिन सिडेशन की वजह से जो भी उसकी पेन है या डिस्निया है या लास्ट डेज में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम वो दूसरी तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं तो हम मिडाजोलम से सिडेट करके पेशेंट को हम उसका रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन पैलिएटिव सिडेशन का मतलब ये नहीं है कि हम पेशेंट को यूथेनेसिया कर रहे हैं, ठीक है? इस चीज को आप लोग हमेशा याद रखिए। तो पैलिएटिव सिडेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन आप लोग साथ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बेस आपका अलग है। लेकिन इतना आपको समझना चाहिए कि जब ऐसे सिचुएशंस हो जहाँ पेशेंट लास्ट डेज में है और उसके सिम्टम्स की वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, जहाँ पे एग्जाम्पल है कि हम आईसीयू में डाल के पेशेंट के हाथ पांव सब कुछ बांध के रखते हैं, उस वक्त पेशेंट को अगर हम थोड़ा सिडेट कर दें, पेशेंट को अगर हम थोड़ा शांत कर दें, तो पेशेंट की डेथ बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, ठीक है? तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहूंगी। अगर आप लोगों को कुछ और ज्यादा जानने का है, जरूरी समझते हैं, तो प्लीज
सिंधिया के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है। मैं आपके ईमेल्स को भी रिस्पॉन्ड करूंगी। थैंक यू सो मच सिंधिया, ओवर टू यू नाउ। Thank you so much, ma'am, for that detailed session. Is there any burning questions? Sister Martha? We can wind up the session then. This is our last session, so we will not be meeting for more sessions in this group. Thank you all for joining here with us for the 18 sessions was there. So all of you attended almost all the session. Thank you all for joining here with us. And thank you so much, Sanghamitra ma'am, for that wonderful presentation. I think I'll be sharing the feedback link with you in your WhatsApp group, and all of your assignments like assignment 1 to 5 are open, and assignment 6 will be reopened tomorrow, so that you can submit that too. Thank you all. We'll see you on there is no next session. Thank you all. Is there any questions or comments? Then we can wind up. Bye-bye. Bye.